हमारा देश का जो संविधान है उसमें हिंदी की स्थिति क्या है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। हमारा देश का जो संविधान जो बना था उसके लिए जो समय लगा था, कितना समय, 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन, इतना समय संविधान को बनाने में लगा था हमारे देश का पूरा जो संविधान है उसका। और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी। तो आज़ादी की प्राप्ति से पहले भी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग की जाती रही थी। संविधान का निर्माण करने वाले जो विद्वान थे उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को ध्यान में रखते हुए इस सभा ने 14 सितंबर 1949 को 49, जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा अस्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के बारे में प्रावधान किए थे। प्रावधान यानी नियम बनाए थे। संविधान के भाग 5 और 6 के क्रमशः अनुच्छेद जो है 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 47, 48, 49, 350 और 351, यानी 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद हैं संविधान के भाग 17 के, उसमें राजभाषा हिंदी के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। और इन प्रावधानों के साथ ही अभी हमारे देश की 22 भाषाओं को संविधान के अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है। और ये जो भाषाएं हैं अनुसूची 8 के अंतर्गत जो भाषाएं हैं वह है हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़िया, बंगाली, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो और डोगरी। और ये 22 भाषाएं हैं। मैं इन भाषाओं के नाम फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़िया, बंगाली या बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी,
नेपाली, संथाली, बोडो और डोगरी। ईस्वी सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को इसके अंतर्गत जोड़ा गया और 1992 में 92 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी और ईस्वी सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। कि हमारी जो संसद है, संसद का मतलब लोकसभा, हर एक राज्य में से विधायक और सांसद चुने जाते हैं। विधायक जिसे आप लोग धारा सभ्य कहते हैं, बराबर, विधायक। और जो धारा सभ्य होते हैं वह हर एक तालुका के, हर एक तहसील के एक एक होते हैं और जो सांसद होते हैं वह हर एक जिला से एक एक होते हैं। जो विधायक यानी धारा सभ्य होते हैं ये गांधीनगर में जो विधानसभा सत्र आदि जो चुने जाते हैं और ये इस राज्य के लिए काम करते हैं, राज्य के लोगों के लिए काम करते हैं। जबकि जो सांसद है उसका चुनाव जो होता है वह केंद्रीय जो प्रधान मंडल है उसके लिए होता है। उसमें अलग अलग पार्टी जो है वो भाग लेती है, जैसे कि भाजपा है, कांग्रेस है, अन्य जो पार्टियां हैं। और उससे जो सांसद चुने जाते हैं, सांसद का मतलब संसद सभ्य, जैसे हमारे बलसाड़ जिला के जो है डॉक्टर केसी पटेल है, तो ये जो चुने जाते हैं और इसमें जिस पार्टी का बहुमत होता है उस पार्टी की सरकार बनती है। जैसे कि अभी हमारे देश में जो है वो भाजपा के नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वह बनी है, कारण कि इस पार्टी को बहुमत मिला। तो ये जो सांसद हैं ये पूरे देश के लिए होते हैं, राज्य का भी काम करते हैं और देश का काम भी करते हैं। और इसके लिए इसकी जो सभा होती है वह लोकसभा कहते हैं, जिसे हम लोकसभा कहते हैं या संसद कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा ये दो जो है ये केंद्र सरकार के संदर्भ में नए नए नियम आदि जो है ये पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां हमारे ये सांसद लोग होते हैं। फिर इसमें जो नियम या कानून पारित किए जाते हैं वो राज्यसभा में पेश किए जाते हैं, तो वहाँ पर पास हो तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति जब मंजूर करते हैं तब वो नियम जो है वो लागू होते हैं। तो संसद यानी कि लोकसभा में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है तो इसके संदर्भ में नियम बनाए गए थे कि संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया था। यह अनुच्छेद 120 के खंड 1 भाग 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।
परंतु यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। और ये जो नियम है, ये जो बनाया गया था अनुच्छेद 348 के अंतर्गत, कि जब लोकसभा का सत्र चल रहा हो दिल्ली में और उसके लिए ये नियम बनाया गया था कि लोकसभा या संसद की जो कार्यवाही है वो हिंदी या अंग्रेजी में होगी, किंतु अगर कोई सांसद किसी राज्य का, अलग अलग सभी देश के जो राज्य हैं उन सभी राज्यों से सांसद वहीं पर आते हैं, तो अगर कोई लोकसभा का सदस्य यानी सांसद जो अपनी बात हिंदी या अंग्रेजी में कहने में असमर्थ हो या हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात अच्छी तरह से नहीं रख सकता हो, तो उसे अपनी मातृभाषा में लोकसभा में संबोधित करने की परमिशन, अनुमति लोकसभा का जो अध्यक्ष है या राज्यसभा का जो सभापति है वो दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे गुजरात से जो सांसद दिल्ली में जाते हैं और उससे अगर हिंदी या अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं आती हो, लेकिन उन्हें अगर हमारे गुजरात से या हमारे देश से संबंधित किसी प्रश्न को रखना हो और हिंदी या अंग्रेजी में वो नहीं रख पाते हैं, तो अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी परमिशन लेकर वो गुजराती में भी अपनी बात दिल्ली में लोकसभा में गुजराती भाषा में भी रख सकता है। तो ये जो नियम है ये 348 अनुच्छेद जो है उसके अंतर्गत बनाया गया था। फिर से मैं इसे दोहरा दूं कि दिल्ली में जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सत्र होते हैं, आप लोग टीवी पर भी देखते हैं और उसका अलग चैनल भी है जहां हमारे सारे सांसद होते हैं सभी पार्टियों के, और जो अभी सरकार है उसके प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री भी वहां उपस्थित होते हैं, और वहाँ जो बातचीत होती है उस सत्र में वह हिंदी और अंग्रेजी में होती है सामान्य तौर पर। ये दो भाषाएं हमारे संविधान में इसकी परमिशन, मंजूरी दे दी गई है, ये रखी गई है कि संसद में जो कार्य है वह हिंदी अथवा अंग्रेजी में ही होगा। किंतु अगर किसी सांसद को हिंदी या अंग्रेजी बराबर नहीं आती है या उसमें वो अपनी बात अच्छी तरह से नहीं कह सकता है, तो वो जिस राज्य का हो और उस राज्य की जो भाषा है, जैसे कि गुजरात का हो तो गुजराती, महाराष्ट्र का हो तो मराठी, बराबर, कश्मीर का हो तो कश्मीरी, पंजाब का हो पंजाब, और साउथ के हो तो वहाँ की तमिल, तेलुगु आदि। तो अपने राज्य की भाषा यानी उसे जो अपनी भाषा आती है, अपनी मातृभाषा, उस मातृभाषा में भी वह और लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति हैं उसकी परमिशन लेकर अपने राज्य की जो भाषा है तो उस भाषा में भी अपनी बात वह रख सकता है या कह सकता है। तो ये नियम बनाया गया था। अनुच्छेद 120 के खंड 2 भाग 2 के अंतर्गत ये निश्चित किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संविधान के प्रारंभ के समय से 15 वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात यह इस प्रकार प्रभावी मानो या अंग्रेजी में शब्दों का लोप कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो प्रावधान किया गया था कि लोकसभा या राज्यसभा की
भाषा जो है वो हिंदी या अंग्रेजी होगी। किंतु साथ में ये भी प्रावधान यानी कि नियम बनाया गया था कि ये जो नियम जिस दिन बनाया है उस दिन के 15 साल बाद उसमें या अंग्रेजी यानी पहले हिंदी में या अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन 15 साल के बाद या अंग्रेजी शब्द जो है वह निकाल दिया जाएगा। यानी कि 15 साल के बाद लोकसभा या राज्यसभा की जो भाषा होगी वो सिर्फ हिंदी रहेगी। अंग्रेजी को 15 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रावधान भी इसमें प्रावधान यानी व्यवस्था की गई थी। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, विधानमंडल यानी विधानसभा जो हर एक राज्य में होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ जो विधायक हैं, धारासभ्य, ये गुजरात के लिए होते हैं और इनकी जो सभा होती है वो गांधीनगर विधानसभा मंडल में होती है। तो यहाँ पर विधानमंडल की भाषा के बारे में क्या प्रावधान किया गया, क्या व्यवस्था की गई थी हमारे संविधान, हमारे बंधारण, वह मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 210 के खंड 1 के अंतर्गत यह प्रावधान या व्यवस्था की गई है कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 348 जो आगे संसद की जो भाषा है उसके संदर्भ में जो प्रावधान है, अनुच्छेद है, वही अनुच्छेद ये विधानमंडल या विधानसभा के लिए है। अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा के लिए ये नियम बनाया गया था कि उसकी कार्रवाई जो है वो हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगी, उसी प्रकार विधानमंडल के लिए किया गया था कि मंडल में कार्य राज्य की यानी अगर गुजरात हमारे गुजरात की बात करें तो गुजराती ये हमारे गुजरात की राजभाषा है। अगर किसी राज्य में एक से अधिक राजभाषाएं हो तो एक से अधिक राजभाषाएं भी हो सकती हैं, उसमें या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। यानी कि 3 भाषाओं का प्रावधान किया गया था कि राज्य की एक भाषा जो हर एक राज्य के, जैसे गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, गोवा की कोंकणी। तो विधानमंडल जो विधानसभा का कार्य राज्य की राजभाषा में भी किया जा सकता है अथवा हिंदी में अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किंतु विधानसभा का अध्यक्ष अथवा विधान परिषद का सभापति या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी भी सदस्य को जो अपनी राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं या अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है तो उसे अपनी भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। इसमें भी वही व्यवस्था है जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए। मैंने कहा ना कि लोकसभा और राज्यसभा की मुख्य भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी रखी गई थी, लेकिन जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी अच्छी नहीं आती तो वो गुजराती, मराठी यानी उसे जो भी राज्य की भाषा आती हो उसमें वो अपनी बात कर सकता है। उसी प्रकार विधानमंडल जो है, विधानसभा जो है, उसमें भी राज्य की राजभाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में
अंग्रेजी भाषा का उपयोग हो सकता है। लेकिन अगर किसी विधायक को, विधायक यानी धारासभ्य को राज्य की भाषा हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात कहने में मुश्किल हो, तो उसे अपनी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में वह विधान मंडल को, विधान सभा को संबोधित करने की अनुमति विधानसभा का जो अध्यक्ष है वह दे सकता है। बात समझ में आ रही होगी। न आए तो आप लोग मुझे बता दें, बराबर है? जो आप लोग जब भी सुन रहे हैं, मितेश, स्नेहल, किरण, रोशनी, मिलन, हाँ, और दूसरे भी हैं एक दो, तो मुझे ये अब बता दें तो मुझे भी पता चलेगा। स्नेहा, आनंद, कि अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे जरूर बताएं, तो मैं फिर से बात आपको अब बता दूंगा। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा यानी विधानमंडल की जो भाषाएं हैं उसके बारे में जो प्रावधान किए गए थे उसकी बात मैंने आप लोगों को समझाई। अब संघ की राजभाषा, संघ यानी हमारा भारत देश, संविधान के बंधारा, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 17 3 से 351 तक में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। मैं एक बात ये भी आपको बता दूं कि हमारा जो संविधान है, बंधारण है, उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, उसमें हिंदी को राजभाषा कहा गया है, ये याद रखना। और हिंदी को राष्ट्रभाषा ये गांधी जी ने कहा था आजादी के पहले, का जो महत्व था उसका ख्याल उस समय के आ गया था, और उस समय गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को पुकारा था। तो हिंदी को संविधान में, हमारा जो बंधारण है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, हिंदी को राजभाषा कहा गया। तो संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी व्यवस्थाएं की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा में व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा रहेगी। हमारे देश की राजभाषा कौन होगी? हिंदी, और उसकी लिपि देवनागरी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने अंकों का रूप भारतीय अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। और शासन के लिए जब अंकों का प्रयोग हो तो वो भारतीय अंतरराष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा। संविधान के इसी अनुच्छेद 343 के खंड 2 के अनुसार किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि यानी 26 जनवरी 1965 तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए
वह संविधान के लागू होने के समय से ठीक वह समय के संविधान के लागू होने के समय से ठीक पहले प्रयोग की जाती थी। यानी कि 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए वह संविधान के लागू होने के समय से पूर्व प्रयोग की जाती थी। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था और उसकी लिपि देवनागरी थी, उसके अंक अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले थे। किंतु 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी राजभाषा का स्थान दिया गया था। जैसे कि वह आज़ादी के पहले से जिस प्रकार से देश के अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती रही थी, उसी प्रकार वह 1965 तक अंग्रेजी भी या अंग्रेजी का भी प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाता रहेगा। सीधे अर्थ में कहें तो हमारे संविधान में 1965 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था और अंग्रेजी 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का उपयोग करना होगा, ये निश्चित किया गया था और उसके बाद अंग्रेजी जो है उसका प्रयोग नहीं होगा। तो ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया था। अनुच्छेद 343 के खंड 2 के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त पंथ की अवधि में यानी कि 26 जनवरी 1965 के भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राजकीय प्रयोग के लिए अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी रूप के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद 343 के खंड 2 के अनुसार ईस्वी सन 1950 और 1965 के दरमियान राष्ट्रपति ने अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग किए जाने के संबंध में 1952, 1955 और 1960 में राष्ट्रपति आदेश जारी किए थे। ये जो आदेश थे वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग के बारे में थे। आगे देखते हैं राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन। राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति, ये दोनों जो कैसे बनाई जाए तो उसके बारे में तो प्रावधान अनुच्छेद 344 किया गया और इसमें नियम बनाया गया था कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष की समाप्ति पर, संविधान लागू हुआ था 1950, हिंदी को राजभाषा बनाया गया था 1949। तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष की समाप्ति पर तथा बाद में ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक आयोग किया जाएगा
जो एक सभापति और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। यानी कि 1950 में संविधान लागू हुआ तो 1955 तक इसकी पर या उसके बाद में प्रारंभ से 10 वर्ष के समाप्ति पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक राजभाषा आयोग गठित करेगा और उस आयोग का, राजभाषा आयोग का एक सभापति होगा, चेयरमैन। और उस समय 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं रखी गई थी उन भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले हर एक राज्य से एक सदस्य होंगे, सदस्य सभ्य। यानी कि राजभाषा आयोग जो है उसमें हर एक राज्य से एक या हर एक भाषा का एक प्रतिनिधि और उसका एक चेयरमैन, सभापति होगा और उस रूप में इसका गठन किया जाएगा, ये आयोग बनाया जाएगा। ये जो आयोग जो है इसका उद्देश्य क्या? तो संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, यानी केंद्र सरकार जो शासन करेगी तो उसमें हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, कि उसमें हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग हो, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधों तथा अंकों के रूप आदि विषयों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। कि ये जो आयोग होगा वह केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उसमें हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग हो, अंग्रेजी भाषा का जहाँ जरूरी हो वहीं पर ही प्रयोग हो, और अंक किस प्रकार के हों उसके बारे में अपनी बात रखेगा। और इस आयोग जो भी सिफारिश करेगा, सिफारिश बराबर उनकी जांच करने तथा अपनी राय देने के लिए उस पर संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। यानी राजभाषा जो आयोग है उसके ऊपर ये जो भी सिफारिश करेगी उसके ऊपर एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। यानी कि हमारे जो सांसद है, संसद सभ्य, उसकी एक राजभाषा समिति बनाई जाएगी जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। यानी दिल्ली में लोकसभा जो होती है जिसमें सांसद होते हैं, और जो राज्यसभा है तो लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य इसके प्रतिनिधि के रूप में होंगे। और यह समिति राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच और उस पर विचार कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। कि जो राजभाषा जो आयोग है वह हिंदी के बारे में जो जो सिफारिश करे, सिफारिश बराबर उस पर ये राजभाषा जो समिति, संसदीय राजभाषा समिति जो है जिसमें 30 सदस्य होंगे, तो ये जो 30 सदस्य हैं उनकी सिफारिशों पर विचार विमर्श करेगी और विचार विमर्श करने के बाद उसके बारे में अपनी जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करेगी। और ये जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी, राष्ट्रपति उस पर राजभाषा के संबंध में आदेश, ऑर्डर जारी करेंगे। अनुच्छेद 344 344 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार 7 जून 1955 1955
के दिन राष्ट्रपति द्वारा बम्बई राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था और इस आयोग में विभिन्न राज्यों के 20 प्रतिनिधि सदस्य थे। ये जो आयोग है राजभाषा आयोग, इसका नाम ये रखा गया था राजभाषा आयोग 1955 और इस आयोग की बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी और इस आयोग ने अनेक सरकारी गैर सरकारी व्यक्तियों, प्रतिनिधियों तथा संस्थाओं आदि से संपर्क कर सरकारी गैर सरकारी प्रतिनिधि संस्थाओं से संपर्क कर संविधान के अनुच्छेद 344 की व्यवस्था के अनुसार अपनी विस्तृत सिफारिशों का प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट जुलाई 1956 में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए थे। यानी ये पहला जो राजभाषा आयोग था उसकी बैठक 15 जुलाई 1955 को मिली थी और उसने अपनी जो सिफारिशें हैं वह राष्ट्रपति को जुलाई 1956 में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की थी। संसदीय राजभाषा समिति यानी अनुच्छेद 344 के खंड 4 और 5 अ के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार राजभाषा आयोग 1955 ने जो सिफारिशें की थी उस पर विचार करने के लिए लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी जिसे संसदीय राजभाषा समिति कहा गया था। उस समय के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत इस यानी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष चुने गए थे और इस समिति की पहली बैठक 16 नवंबर 1957 को हुई थी और बाद में निरंतर 26 बैठकों के बाद समिति ने अपने कुछ निर्णय लिए थे और इस समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समिति ने 8 फरवरी 1959 के दिन अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थी जिसमें समिति ने अपनी राय दी थी कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में जारी रखा जाए। साथ ही समिति ने यह भी राय व्यक्त की थी कि हिंदी को अंग्रेजी की जगह देने के लिए कोई भी तारीख निश्चित न की जाए। यानी कि ये पहली जो संसदीय राजभाषा समिति थी जिसने 8 फरवरी 1959 के दिन राष्ट्रपति को जो एक रिपोर्ट सौंपी थी उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी सह राजभाषा के रूप में 1965 के बाद भी रखा जाए और अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में से निकालने की कोई तारीख निश्चित न की जाए।
कहने का मतलब कि ये पहली संसदीय राजभाषा समिति ने जो ये निर्णय किया था कि अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ साथ राजभाषा बनाए रखा जाए और अंग्रेजी की जगह पर हिंदी को कायम करने की कोई तारीख निश्चित न की जाए। उसी का ये नतीजा हुआ है कि आज भी हमारे देश में या हमारे देश की दो राजभाषाएं हैं, हिंदी भी और अंग्रेजी। यानी कि अंग्रेजी आज तक सहराज भाषा के रूप में चल रहे हैं और ये जो खामियाजा हम लोग जो भुगत रहे हैं ये इस समिति ने जो निर्णय किया था उसके परिणाम स्वरूप। राष्ट्रपति का राजभाषा आदेश 1960 1960 जुलाई 1956 में राजभाषा आयोग ने जो सिफारिशें की थी उस पर संसदीय राजभाषा समिति ने 8 फरवरी 1959 को राष्ट्रपति के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट पर संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 6 के अंतर्गत 344 के खंड 6 के अंतर्गत व्यवस्था की गई व्यवस्था के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संघ की राजभाषा के संबंध में 27 अप्रैल 1960 को एक अध्यादेश जारी किया था और इस अध्यादेश में राष्ट्रपति के आदेश 1960 में ये निर्देश दिए गए थे कि शब्दावली की निर्माण प्रक्रिया, कार्यविधि, साहित्य अनुवाद, प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी का प्रचार, सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग, सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं का माध्यम, अंकों के रोप, अधिनियम और विधेयकों की भाषा, हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजनाएं और उनके कार्यान्वयन के संबंध में यह आदेश था। यानी कहने का मतलब कि 27 अप्रैल 1960 को राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया था उसमें ये बताया गया था कि हिंदी में शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया की जाए। जैसे कि मैंने प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली की बात कही थी, तो ये पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया, उसकी कार्यविधि, जो भी साहित्य है उसका अनुवाद, जो भी सरकारी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उसे हिंदी की ट्रेनिंग देना, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, जो सरकारी विभाग जो हैं उसके स्थानीय कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग हो, यानी ऑफिस के कामों में हिंदी का उपयोग हो, नौकरी के लिए जो परीक्षाएं दी जाए उसकी एक भाषा हिंदी हो, अंकों के रूप में भी हिंदी अंकों का प्रयोग हो, सरकार जो भी अधिनियम या विधेयक बनाए उसकी भाषा हिंदी भी हो और हिंदी का भविष्य में प्रयोग किस रूप में किया जाए और हिंदी का कैसे सबसे अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए उसके बारे में राष्ट्रपति का जो आदेश था वह आदेश 1960 के रूप में जाना जाता है। तो ये राष्ट्रपति का राजभाषा आदेश 1960 मैं मान कर चल रहा हूँ
कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। एक अगला अधिनियम है राजभाषा अधिनियम 1963, 1963। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए उसमें बताया गया था कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की यानी भारत देश की राजभाषा होगी तथा संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक 15 साल तक संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाता रहेगा। इस व्यवस्था के अनुसार संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति यानी 26 जनवरी 1965 से सभी जो शासकीय प्रयोजन है उसके लिए हिंदी का प्रयोग प्रारंभ हो जाना चाहिए था। यानी कि ये नियम बनाया गया था कि 26 जनवरी 1965 से हमारे देश के खास करके केंद्र सरकार के जो सभी काम हैं वह सिर्फ हिंदी में होंगे। किंतु इस व्यवस्था को लागू न होने देने और सन 1965 के बाद भी संघ के सभी सरकारी कामकाजों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने के उद्देश्य से राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया। तो ये राजभाषा अधिनियम 1963 जो था उसके कारण हमारे हिंदी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये जो 25 अप्रैल 1963 तथा राज्यसभा में 7 मई 1963 को ये पारित हुआ था और उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति ने दे दी थी, जिससे राजभाषा अधिनियम 1963 के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो अधिनियम है उसमें जो व्यवस्था की गई थी कि संसद और राज्यों की विधानसभा में सभी जो कार्यवाही है वह क्रमशः हिंदी और प्रादेशिक भाषा में होंगी तथा उनका प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद देना होगा। यानी कि अगर कार्रवाई हिंदी में हो या गुजरात में की जो विधानसभा है उसमें गुजराती में कार्रवाई हो, लेकिन फिर भी उसका है अंग्रेजी अनुवाद देना होगा। ये ऐसे नियम बनाए गए थे। और इस अधिनियम में यह भी प्रबंध किया गया था कि संविधान लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का सभी राज्यों में सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग होता है। तो इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष की समाप्ति के बाद 30 सदस्यों की एक ऐसी समिति बनेगी जो हिंदी की प्रगति की जांच करेगी और जांच करने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। और ये जो समिति होगी 30 सदस्यों की उसकी नियुक्ति लोकसभा में यानी संसद में होगी। इसका प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये अभी जो बात मैंने कही वही राजभाषा अधिनियम 1963। अगला है राजभाषा अधिनियम 1967 संशोधित, जिसमें फिर से परिवर्तन किया गया था। ये जो विधेयक है लोकसभा में 27 नवंबर 1967 को पेश किया गया था
हिंदी विषय को लेकर बहुत सारे विरोध हुए थे, आंदोलन हुए थे, सत्याग्रह हुए थे। उसके बावजूद 16 दिसंबर 1967 को ये पारित कर दिया गया था। लेकिन सभा द्वारा इस विधेयक को राज्यसभा ने 22 दिसंबर 1967 को पास किया था। उसके बाद 8 जनवरी 1968 को इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी, जिसे अधिनियम राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 67 कहा जाता है। इस अधिनियम के पैराग्राफ 1 के अनुसार केंद्रीय सरकार को हिंदी के प्रचार तथा विकास और देश के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के लिए प्रति वर्ष एक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया। यानी कि ये जो नियम बनाया गया था, इसके अनुसार केंद्र सरकार को अपने सभी कार्यालयों में का उत्तरोत्तर प्रयोग हो, सरकारी कामकाज में उसमें गति हो, उसके लिए हर साल एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना होगा और वो कार्यक्रम बनाकर उसे लागू भी करना होगा। ये नियम बनाया गया था और इस कार्यक्रम में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और अपेक्षा की जाती थी कि वर्ष के दरमियान उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाए। यानी कि फिर ये भी देखा जाए कि इस हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो वास्तव में कितने सफल हुए हैं या उसे सफल करने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। और इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उसमें पत्राचार, पत्र के उत्तर पत्र लिखना आदि जो है उसमें हिंदी के प्रयोग की मात्रा बढ़ाई जाए, हिंदी टाइपराइटर खरीदे जाए, हिंदी टाइपिस्ट की नियुक्ति की जाए, हिंदी शॉर्ट हैंड आशुलिपि तैयार किए जाए, हिंदी का स्तर, हिंदी की नियम संहिता, जो फॉर्म, लेखन सामग्री आदि जो है वह हिंदी में हो, परीक्षा भी हिंदी में ली जाए, ट्रेनिंग का जो माध्यम है वह भी हिंदी भाषा हो, जो भी यंत्र हो वह द्विभाषी हो, हिंदी और अंग्रेजी का जिसमें प्रयोग हो, हिंदी में विज्ञापन दिए जाए, हिंदी शिक्षण दिया जाए, हिंदी की पत्रिकाओं का प्रकाशन और उसके निरीक्षण की व्यवस्था की जाए, हिंदी कार्यशालाओं यानी वर्कशॉप का आयोजन किया जाए और हिंदी की जो पुस्तकें हैं वह खरीदी जाए। ये बातें जो है इस अधिनियम के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम 1967 संशोधित के अंतर्गत ये तय किया गया था। मैं फिर से इसकी बात कर लूँ एक बार कि इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी जो कार्यक्रम, सरकारी कार्यालय, केंद्र सरकार के जो कार्यालय है उसमें पत्र व्यवहार जो है उसकी भाषा हिंदी हो, यानी कि हिंदी में पत्र व्यवहार किए जाए और उसके लिए हिंदी टाइपराइटर खरीदे जाए, टाइप करने वाले जो है हिंदी वह भी तैयार किए जाए, हिंदी शॉर्ट हैंड वाले जो है वह भी तैयार किए जाए, जिसे हिंदी में आशुलिपि कहा जाता है। हिंदी का ज्ञान का स्तर जो है उसके नियम की जो संहिता है वह हिंदी में तैयार की जाए,
जो फॉर्म आदि जो है वह हिंदी में तैयार किया जाए। जो कुछ भी लेखन सामग्री है वह भी हिंदी में हो। जो परीक्षाएं ये सरकारी कर्मचारियों के लेनी हो, उन्हें जो ट्रेनिंग देनी हो, उसका माध्यम भी हिंदी हो। जो भी यंत्र हो, कंप्यूटर आदि, उसमें भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग कर सके हो। वैसे कंप्यूटर आदि हो। जो भी विज्ञापन दिए जाए, जाहिरात, एडवर्टाइजमेंट, वह हिंदी में दिए जाए। हिंदी शिक्षण की व्यवस्था की जाए। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो हिंदी जिन्हें नहीं आती, अगर वे हिंदी सीखना चाहते तो लीला प्रवीण आदि, जो लीला प्रबोध आदि करके हिंदी शिक्षण ऑनलाइन में भी व्यवस्था है राजभाषा आयोग द्वारा। और हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। ये भारत सरकार का जो गृह विभाग है और उसका राजभाषा विभाग जो है, उसकी ओर से राजभाषा नाम से हिंदी में पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसमें मेरे लेख भी छपे हैं। और हर एक राज्य की भी राजभाषा, जैसे कि गुजरात की गुजराती है तो गुजराती में भी राजभाषा नाम से पत्रिका छपती है। लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं। तो हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाए, इसके बारे में बराबर काम होता है कि नहीं, वो ध्यान रखने की व्यवस्था की जाए। और जो भी वर्कशॉप हो वो हिंदी में हो, हिंदी में ही जिसका पूरा संचालन हो, वक्ता हिंदी में ही बोले, तो वैसे वर्कशॉपों का आयोजन किया जाए। और हिंदी के जो लेखक हैं, जो हिंदी पुस्तकें लिखते हैं, उन पुस्तकों की खरीदारी ये जो सरकारी जो विभाग है वह करे, जिससे कि लेखकों को प्रोत्साहन मिले। तो ये जो प्रावधान है वह राजभाषा अधिनियम 1967 जो संशोधित है